हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज हम ज्योग्राफिकल टेक्निक के नेक्स्ट लेक्चर पे बात करने वाले हैं। मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस का हमने काफ़ी वीडियो देख ली है। कल मैंने आपको मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस में रिलीफ एस्पेक्ट का पहला लेक्चर दिया था, जिसमें बताया गया था हिप्सोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। इससे आगे की जानकारी हम आज डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेथड है। ये इसका पार्ट 2 रहेगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। टारगेट हमारा 80+ क्वेश्चन है। ये मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा नाम है अंकित कुमार, और ये आपको अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल दिखेगी। आप इन पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है। आप सभी के लिए मेरा एक सेपरेट बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी के अलावा, जिसमें हम टारगेट 80+ क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। बहुत मिनिमम फीस में, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम फीस में, एडवांस कोर्स ऑन ज्योग्राफी फॉर 2021। ये नया बैच है जो कि 2022 के लिए स्टार्ट हो रहा है। इसकी अगर कंप्लीट डिटेल आपको चाहिए तो आप वीडियो के मतलब चैनल में जाइएगा। चैनल पर आपको ये वाला थंबनेल की वीडियो दिखेगी, उसमें आप कंप्लीट जानकारी इसकी ले पाएंगे। यहाँ पर आप वीडियो के सेक्शन में जाना और इस थंबनेल वाली वीडियो को क्लिक करना है। ठीक है। या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें कि आप सारी डिटेल ले सकते हैं। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। इसके अलावा आप यूनिट 9 के सभी लेक्चर्स को देखिए सीक्वेंस में, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। मॉडल्स एंड थ्योरीज के जल्दी मॉडल्स के भी वीडियो में अपलोड करूंगा, तो मॉडल भी आप देखेंगे तो इससे भी आपको फायदा होगा। ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी कनेक्ट करने में। सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो 10 ईयर्स के मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, वो सब यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। ये आपका डिस्कशन ग्रुप है। पेड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है। ये पेड ग्रुप है हमारा, और ये इंस्टाग्राम है, आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो रिलीफ एस्पेक्ट हम जान रहे थे कि रिलीफ एस्पेक्ट मतलब 3 डायमेंशनल स्टडी ऑफ अ ड्रेनेज बेसिन। ठीक। अब इसमें हमने सबसे पहला मेथड हिप्सोमेट्रिक एनालिसिस देख लिया है। अब हम क्लाइनोग्राफिक एनालिसिस, अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व, एरिया, ग्राउंड स्लोप और रिलेटिव रिलीफ, इन 4 एस्पेक्ट्स को आज पढ़ने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में ये 3 एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा। ओके। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला जितना भी मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, वो सब आपने रिवीजन कर लिया होगा। क्योंकि देखिए, रिवीजन करते चलिए। ऐसा नहीं कि सारा एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ लास्ट में करेंगे। ऐसा करेंगे तो फिर तो हो गया रिवीजन, सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो साथ साथ अपने प्रिपेयर करते चलें, नोट्स बनाते चलें, और साथ साथ इसको रिवाइज करते चलें। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आज का पहला टॉपिक है क्लाइनोग्राफिक एनालिसिस। तो किसी भी रिलीफ फीचर के रिलीफ एस्पेक्ट यानी कि 3D स्टडी, एरिया, एरिया में लंबाई चौड़े और हाइट, इन तीनों के स्टडी के लिए क्लाइनोग्राफिक दूसरा और महत्वपूर्ण एक मेथड होता है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, तो इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लाइनोग्राफिक कर्व की मदद से एवरेज स्लोप, एवरेज स्लोप बिटवीन सक्सेसिव कंटूर्स एंड दस द प्रेजेंट पेनोरमिक व्यू ऑफ द टेरेन। यानी कि इसमें औसत ढाल को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं दो सक्सेसिव कंटूर्स के बीच में। मान लीजिए एक कंटूर लाइन ये है 50 मीटर की, नेक्स्ट हमने कंटूर इंटरवल लिया है 100 मीटर का। तो इन दोनों के बीच में जो लाइन होगी, मतलब ये देख लीजिए, ये 100 मीटर की कॉन्टूर लाइन है, ये 50 मीटर की कॉन्टूर लाइन है। तो क्या इन दोनों का स्लोप एंगल एक होगा? आप बताइए। इन दोनों का स्लोप एंगल क्या एक ही है? आप यहाँ पर इसको, अगर मैं इस वाले सेक्शन को जूम करके आपको दिखाऊं, तो ये स्लोप में अंतर होगा, है ना। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये स्लोप देखिए, और ये वाला एंगल देखिए, दोनों अलग अलग एंगल है ना। तो इसी स्लोप को, ये जो एवरेज स्लोप है दो सक्सेसिव कंटूर्स के बीच का जो अंतर आता है, जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर बढ़ते जाते हैं या फिर सरफेस की तरफ आते हैं, तो इस कॉन्टूर के आगे बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर एवरेज स्लोप में अंतर आता है। तो इसी एवरेज स्लोप को रिप्रेजेंट करता है क्लाइनोग्राफिक कर्व, या इसको क्लाइनोग्राफिक एनालिसिस बोलते हैं। जिससे कि हमें किसी भी टेरेन का एक पेनोरमिक व्यू देखने को मिलता है, यानी कि एक काफी बड़ा व्यू देखने को मिल सकता है। अनलाइक द हाइट, एरिया हाइट एंड हिप्सोमेट्रिक कर्व, मतलब इसके अलावा जैसे एरिया हाइट कर्व होते हैं, हिप्सोमेट्रिक कर्व के बारे में आपको कल बताया है मैंने, तो क्लाइनोग्राफिक कर्व रिवील करता है ब्रेक इन स्लोप। जैसे हम ये स्लोप की हमने बात करी है, तो ये स्लोप कहाँ से ब्रेक हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोई स्लोप है, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, तो ये 45 डिग्री का एंगल कहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसिव कंटूर होगी उसका क्या स्लोप होगा।
इसके बारे में हमें ये जानकारी देता है। ठीक है। दूसरी चीज, सडन चेंज इन रिलीफ ऑफ द एरिया। ठीक है, रिलीफ के जो एरिया है उसमें जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को ये हमें बताता है। साथ ही साथ ये प्रेजेंट करता है द जनरल ट्रेंड ऑफ द सरफेस। सरफेस का ढाल कैसा है इस बारे में हमें जानकारी देता है क्लाइनोग्राफिक एनालिसिस। तो हम कुल मिला के बात कह सकते हैं कि ये एवरेज स्लोप को, दो कंटूर के एवरेज स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही आसान भाषा में आपको इतना पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे एग्जाम में 4-5 स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि क्लाइनोग्राफिक कर्व क्या होता है। एवरेज स्लोप होता है, एवरेज स्लोप को रिप्रेजेंट करता है दो सक्सेसिव कंटूर के बीच का। पेनोरमिक व्यू ये रिप्रेजेंट करता है। साथ ही ये ब्रेक इन स्लोप को रिप्रेजेंट करता है क्लाइनोग्राफिक कर्व। साथ ही साथ ये आपका जनरल ट्रेंड बताता है किसी भी सरफेस एरिया का। तो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइनोग्राफिक कर्व, अब अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन करने की बात कर रहे हैं तो हमें इसके लिए स्लोप एंगल का पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब हम ये क्लाइनोग्राफिक कर्व बनाएंगे तो कर्व बनाने के लिए हम तो एंगल की बात इसमें चलती है कि दो कंटूर के बीच का जो एंगल है, दो सक्सेसिव कंटूर बीच का एंगल, तो ये हमें पता होना चाहिए स्लोप एंगल। तो द रिक्वायर्ड डाटा ऑफ स्लोप एंगल बिटवीन सक्सेसिव कंटूर, contour length, contour height and area between successive contours, इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। यानी कि स्लोप एंगल पता होना चाहिए और कंटूर्स पता होने चाहिए, कंटूर की लेंथ पता होनी चाहिए, हाइट पता होनी चाहिए और एरिया का हमें जानकारी होनी चाहिए दो सक्सेसिव कंटूर्स के बीच में। ठीक है। अब कंटूर, इसके द्वारा क्लाइनोग्राफिक एनालिसिस को बनाने के लिए अलग अलग स्कॉलर के द्वारा अलग अलग मेथड सजेस्ट किए गए हैं। ठीक है, जैसे हमने कल पीछे देखा था कि यहाँ हिप्सोमेट्रिक एनालिसिस में 3-4 मेथड्स होते हैं। जैसे 3 मेथड होते हैं, हिप्सोमेट्रिक कर्व, एरिया हाइट कर्व और तीसरा परसेंटेज हिप्सोमेट्रिक कर्व। तो ऐसे ही क्लाइनोग्राफिक कर्व के भी 4-5 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड हैं? तो ये 5-6 मेथड है। आपको इनमें डिटेल में नहीं जाना है। जैसे आपने जियोमॉर्फोलॉजी में भी कई सारे ऐसे बहुत सारे सिलेबस में देखे हैं थ्योरीज, जैसे पेडिमेंट की रिलेटेड जो भी थ्योरीज होंगी, केव के फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज होंगी, है ना। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी है, सबसिजन थ्योरी। क्या आपने इनको डिटेल में पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। तो बस ऐसे ही यहाँ पर भी है, आपको डिटेल्स में नहीं जाना है। यहाँ पर डिटेल्स में तब जाना होता है जब आप कॉलेज का असाइनमेंट बना रहे हैं, कॉलेज का प्रैक्टिकल बना रहे हैं, तो वो तो नहीं करना है अभी। तो बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना पता होना चाहिए कि क्लाइनोग्राफिक में 4 पॉइंट ऐसे जो कि क्लाइनोग्राफिक कर्व को डिफाइन करते हो, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड ही सवाल आएगा कि ये क्लाइनोग्राफिक क्या होता है। अब इसको क्लाइनोग्राफिक कर्व को बनाने के लिए अलग अलग स्कॉलर के द्वारा अलग अलग बातें कही गई हैं। कोई कहता है क्लाइनोग्राफिक एनालिसिस, सबसे पहले क्लाइनोग्राफिक कर्व मेथड किसका है? तो यह है फिंस्टेन वाल्डर। फिंस्टेन वाल्डर 1980 में इन्होंने ये मेथड दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ये सारे डायग्राम लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो ए डायग्राम है वो फिंस्टेन वाल्डर का है, जिसमें ये कॉन्टूर लेंथ और साथ ही साथ ये हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हॉन्सोन लो का मेथड है 1935 में, इनको भी क्लाइनोग्राफिक कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हॉन्सो लोब का मतलब ये सी ओम वाला है। जो सी में क्या है आपको दिख रहा होगा कि सी में दिखाया गया है आपको, ये ऊंचाई है और यहाँ पर एरिया होगा। ठीक है, तो ये बात आप इसमें ध्यान रखना। फिर मीन स्लोप कर्व किसका है? तो मीन स्लोप कर्व आपसे पूछ लेगा कि एहन स्ट्रॉलर का है, जो कि क्लाइनोग्राफिक कर्व एनालिसिस से संबंधित है। इसके बाद एवरेज इंटर कॉन्टूर विड्थ कर्व डी स्मिथ का, एवरेज इंटर कॉन्टूर विड्थ कर्व डी स्मिथ 1954। ओके। अब आप डी स्मिथ को देखिए तो डी नंबर पर जो है डी फॉर डी स्मिथ, डी फॉर डी। ठीक है, मीन इंटर कॉन्टूर की जो विड्थ है और ये इसका हाइट है, ये आपका डी स्मिथ के द्वारा दिया गया 1954 में। आपको बस इनके नाम याद रखने हैं कि किससे रिलेटेड है, बाकी डिटेल्स इससे याद रखनी है। इसके बाद स्लोप हाइट कर्व जो कि मोसेले के द्वारा दिया गया, इसमें बस नाम आपको याद रखना है मोसेले। मोसेले का देखिए ये है आपका ई वाला ऑप्शन, ये मोसेले है। इसमें स्लोप एंगल को डिग्री में लिख देते हैं यहाँ पर और इधर मीटर में आप लिख देते हैं। ठीक है, ये हॉसन लो का मेथड है। क्लियर है बात? कोई समस्या यहाँ तक? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी, अल्टीमेट्रिक का एनालिसिस। अल्टीमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? तो अल्टीमेट्रिक एनालिसिस का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये कोई माउंटेन है। ठीक है, ये ऐसे माउंटेन है। ओके। अभी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर इरोजन, नदियां यहाँ पर इरोजन कर रही हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर
जैसे आपने मियांडर देखे, इनसाइड मियांडर की पिक्चर, जिन्होंने मेरे साथ क्लास में किया है तो उनको मैंने पिक्चर दिखाई थी इनसाइड मियांडर, है ना। तो सबसे ऊंचा वाला जो भाग होता है, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ पर पहले नदी बहा करती थी। नदी ये शुरुआत में यही बह जाएगी इतनी गहराई में? क्या नदी शुरुआत में इतनी गहरी घाटियां बना ली होगी उसने? इसका जवाब है नहीं। शुरुआत में तो वो ऊपर की तरफ सरफेस पर बहा करती होगी। धीरे धीरे करके उसने उस सरफेस को काट काट के पहले यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर थी, काट काट के उसने अपनी घाटी को गहरा किया हुआ है। और गहरा करने के क्रम में उसकी आज वो बहुत नीचे की तरफ फ्लो करती है ना। आज वो कहाँ पर फ्लो करती है? बिल्कुल नीचे वाले क्षेत्र में फ्लो करती है। लेकिन वो शुरुआत से ही क्या नीचे सरफेस को टच करती थी, बॉटम को टच करती थी? तो आप पाएंगे नहीं। शुरुआत में वो इस क्षेत्र में ही फ्लो करा करती थी। तो एल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस के द्वारा हम किसी भी इरोजनल सरफेस को, जो पुरानी इरोजनल सरफेस होती है किसी भी क्षेत्र की, उन इरोजनल सरफेसेस को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। सिंपल सा जवाब इसका ये है। एल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम क्यों करते हैं? तो किसी भी पुरानी इरोजनल सरफेस को एनालिसिस करने के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इसी की आप डिटेल देख लेते हैं। अल्टीमेट्रिक जो एनालिसिस है इसमें इंक्लूड होता है न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईलैंड, हाईलैंड की फ्रीक्वेंसी, समिट्स यानी कि जो शिखर होते हैं ऊपर, समिट्स ऑफ फ्लैट एट वेरियस एल्टीट्यूड, स्पॉट हाइट, समिट्स यानी कि जो क्लोज कंटूर्स होते हैं, शोल्डर्स, बेंचेस, इन सब के द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं ओल्ड इरोजन को। ये सब के सब प्रिजर्व रखते हैं। ऐसा बिलीव किया जाता है कि स्पॉट हाइट, समिट जो शिखर्स हैं और बेंचेस हैं, इन सब के द्वारा जो ओल्ड इरोजनल सरफेस है, जिसका सबसे पहली बार इरोजन हुआ है, ये हम क्यों पता लगा रहे हैं ओल्ड इरोजन पर सरफेस? क्योंकि इससे हमें उस कोर्स के बारे में जानकारी पता लगी। कौन सा कोर्स? आपको सिलेबस का कोर्स नहीं, तो नदी का इरोजन कोर्स है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। उस समय पर कैसे इसका एंगल रहा होगा, वो एंगल किस प्रकार से धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है, तो इन सबको हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात इरोजन सरफेस, ठीक है, जो ओल्ड इरोजन सरफेस है उसको एनालिसिस करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट्रिक एनालिसिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड डिटरमाइनिंग इरोजनल सरफेस। इस इरोजन सरफेस को आइडेंटिफाई और डिटरमाइन करने में हमें मदद करता है। ओके, क्लियर है बात? इसी में आगे आपको और बातें लिखी गई हैं। देखिए नीचे एच बॉलिंग का नाम लिखा हुआ है। एच बॉलिंग 1935, एज बॉलिंग ने सबसे पहली बार एल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी, जो एल्टीमेट्रिक एनालिसिस है, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे कि ये बताते हैं बाय द फ्लैट एंड शोल्डर ऑन वैलीज, वैली साइड ड्यू टू सक्सेसिव लोअरिंग सी लेवल अडॉप्ट एन अल्टीमेट्रिक टेक्निक फॉर देयर स्टडी। उन्होंने सबसे पहली बार इस ये स्लोप के एंगल को, सॉरी स्लोप नहीं, ये इरोजन सरफेस को ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बार इन्होंने अपना ये मेथड का इस्तेमाल किया था। बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ये जो समिट्स होते हैं यानी कि शिखर होते हैं, ये हमेशा ओल्ड इरोजन के द्वारा ही बने हो। क्या हमेशा ऐसा जरूरी है कि ये जो सरफेस यहाँ पर इरोजन हुआ है समिट्स का, या जो एकदम शिखर हैं, वो क्या हमेशा इसी इरोजन के द्वारा बने हो, इरोजनल ओरिजिन हो? तो इसका जवाब है नहीं। हो सकता है कि कभी कभी ये व्रैपिंग के कारण भी बन हो सकते हैं। व्रैपिंग मतलब वलन, जब बहुत बड़े एरिया में व्रैपिंग होती है तो ये इस कारण से भी बने हो सकते हैं, उसके कारण ये इरोजन होकर के, वेदरिंग होकर के बने हैं। तो ये प्रॉब्लम इस समय पर जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये इसको आइडेंटिफाई करना कि ये इरोजनल, ओल्ड इरोजनल सरफेस है या फिर ये व्रैपिंग के कारण के द्वारा बना है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इस समय पर आ जाती है। अब इससे रिलेटेड भी कई सारे मेथड्स हैं। तो इसके मेथड्स कौन कौन से हैं? तो ये सामने आपके मेथड्स लिखे हुए हैं। लेकिन आपको एक बार पहले मैं बता दूं कि अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम को और कर्व को रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पॉट हाइट जानकारी प्राप्त करके, summit यानी कि क्लोज कंटूर्स, हाईएस्ट पॉइंट इन ग्रिड स्क्वायर, summit एरिया, एरिया ऑफ समिट एंड बेंचेस, एरिया ऑफ समिट्स, है ना, लेंथ ऑफ शोल्डर, कोल, स्पॉट हाइट प्लस समिट हाइट, इन सभी के डाटा को प्राप्त करके अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम या कर्व का फॉर्मेशन या उसको बनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड देखिए कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है अल्टीमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पॉट हाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पॉट हाइट दिया गया है एच बोलिंग के द्वारा 1926 में सबसे पहली बार। इसके बाद इसमें ही संशोधन करते हैं ग्रिड, ये जो एच बॉलिंग है ये अपने ही मेथड में आगे चल करके
क्या करते हैं, संशोधन करते हैं उसमें। इसमें एक ग्रिड अप्लाई करते हैं, जो ग्रिड आप जानते हैं कि एक कॉन्टूर मैप है उसको ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके का ये मेथड अप्लाई करते हैं, तो ग्रिड मेथड आ गया, एज बॉलिंग का है। 1935 में इसको संशोधन किया इन्होंने, फिर इसके आगे चल के 39 में भी तो इसको रिवाइज किया, संशोधन किया। नेक्स्ट मेथड आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ समिट लेवल, जो कि टॉमसन ने 1936 में, होलिनबर्थ ने 1938 में, क्लार्क ने इस सबको इस्तेमाल किया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ शोल्डर समिट एंड पोल्स ये गेल के द्वारा 1961 में इस्तेमाल किया गया है। ये है अल्टीमेट्रिक एनालिसिस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्लोप। एवरेज स्लोप नाम से स्पष्ट है, औसत ढाल। औसत ढाल का मतलब क्या हो गया, किसी भी क्षेत्र का जो औसत ढाल है, ढाल क्या होता है पहले हम ढाल समझते हैं। स्लोप को डिफाइन करता है एंगुलर इंक्लिनेशन ऑफ टेरेन बिटवीन हिल टॉप एंड वैली बॉटम। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये एक माउंटेन है, ये वैली है, नीचे घाटी वाला क्षेत्र है, तो वैली के बॉटम और हिल टॉप के बीच में जो ये एंगुलर इंक्लिनेशन है, इसी को बोलते हैं स्लोप। क्या कहते हैं इसको, स्लोप कहते हैं। अब स्लोप कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इससे भी सवाल आता है, वो मैं वीडियोस में बताया हुआ है पहले, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से सवाल आए हैं और आगे भी आएंगे, और डिटेल में कैलकुलेशन बेस्ड सवाल तो मैंने अकेडमी पे सॉल्व कराए हैं, तो आप उनको जा करके देख सकते हैं। कल मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी, आपने देखी है, बिल्कुल देखी होनी चाहिए, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ये एवरेज स्लोप, स्लोप क्या होता है, हिल टॉप और वैली बॉटम के बीच का एंगुलर इंक्लिनेशन होता है, जो कि रिजल्ट हुआ है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स। अब ये स्लोप में अंतर कैसे करके आ सकता है, ये स्लोप है ना, अब स्लोप औसत ढाल, किसी भी क्षेत्र का औसत ढाल, एक तो स्लोप स्पेसिफिक अलग अलग हो सकता है, ये इस वाले माउंटेन पीक का स्लोप ये है, इस वाले माउंटेन पीक का स्लोप ये है। सभी पूरे ट्रेन का, पूरे एरिया का एवरेज स्लोप क्या है, इसकी जानकारी हमें एवरेज स्लोप की मदद से पता लगती है। अभी जो एवरेज स्लोप है, ये स्लोप कई सारे फैक्टर्स की वजह से डिटरमाइन करता है, इनकी वजह से प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है। जैसे उस क्षेत्र का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, हार्ड होगा तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर लगभग मतलब वो ज्यादा इरोजन नहीं हो पाएगा, सॉफ्ट है तो ज्यादा होगा। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिलीफ, एब्सोल्यूट रिलीफ क्या होता है, रिलेटिव रिलीफ क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था ना। ओके, तो आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट, वेजिटेशन कवर, ड्रेनेज एंड टेक्सचर फ्रीक्वेंसी, डिसक्सेशन इंडेक्स, ये हम आगे देखेंगे। और ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट मॉर्फोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि किसी भी क्षेत्र के लैंडफॉर्म, ड्रेनेज बेसिन की स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सभी की मदद से हम किसी भी क्षेत्र के स्लोप को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सारे वो फैक्टर हैं जिनकी मदद से स्लोप, जिनकी वजह से स्लोप प्रभावित होता है, किसी भी क्षेत्र का एवरेज स्लोप प्रभावित होता है। अब एवरेज स्लोप को कंप्यूटेशन करने के लिए, उसकी गणना करने के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स आए हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से मेथड दिए हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे जे एलरिच है 1916 में, सी के वेंटवर्थ का नाम आपने आई एम श्योर बहुत सुना होगा, तो सी के वेंटवर्थ का मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बेस सवाल नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। सी के वेंटवर्थ का जो मेथड है वो 1930 का, इसको मुख्य रूप से याद रखना। बाकी जे एलरिच 1916, जी एच स्मिथ का मेथड है 38 39 का, इरविन रेज और हेनरी 1937, कार्ल्फ 1950, कार्ल्फ एंड न्यूकॉम 1953, एन स्टॉलर ने 1956 में दिया है, ओ एम मिलर एंड शुमरो ये 1960, एले ने 1965 में दिया है। लेकिन इन सभी में से वेंटवर्थ का मेथड क्यों सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये इजी है और इसमें कम मेजरमेंट करनी पड़ती है, कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है बाकी सबकी तुलना में, और साथ ही साथ ये मोर रैपिड प्रोसीजर है बाकी अदर से, इसीलिए इसको वाइडली यूज किया जाता है बाय सेवरल जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। ओके, स्लोप, एवरेज स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए। अब इनका जो वेंटवर्थ का मेथड है, देखिए मैं आपको बता दूं कि वेंटवर्थ के मेथड में हम 10 का मान कैलकुलेट करते हैं, स्लोप एंगल आपको निकालना है तो 10, और यहाँ पर ये इनका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये एफपीएस सिस्टम में है और ये मेट्रिक सिस्टम में है आपका। ओके, तो एन का मतलब है नंबर ऑफ कॉन्टूर क्रॉसिंग कर रही है, जो कि एक पर स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया में, पर माइल या पर स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसमें क्रॉस कर रही है कितना। पहले मैप को ग्रिड में डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने के बाद कितनी कॉन्टूर्स हैं जो क्रॉस कर रही हैं। फिर आई का मतलब है कॉन्टूर इंटरवल है, 3361 का मतलब है ये आपका
ब्रिटिश मेथड है, ब्रिटिश स्केल मेथड है, जब कॉन्टूर इंटरवल इन फीट फीट में होता है। और 636.6 कितना होता है जब ये आपका मीटर में इंटरवल दिया होता है। ये मीटर वाले इंटरवल के लिए है मेट्रिक सिस्टम, और ये इंग्लिश जो ब्रिटिश स्केल सिस्टम है उसके लिए है जब इसमें फीट में दिया गया होता है। ठीक है, फीट और ये मेट्रिक मीटर। अब यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जानकारी प्राप्त होती है तो 5 कैटेगरीज में हम स्लोप को डिवाइड कर सकते हैं। लेवल स्लोप कैटेगरी, जो कि 0 से 2 डिग्री के बीच का स्लोप होता है। जेंटल स्लोप कैटेगरी, जो कि 2 से 5 डिग्री के बीच का होता है। SG मतलब जेंटल स्लोप, और ऐसे ही SL मतलब स्लोप लेवल। मॉडरेट स्लोप कैटेगरी का मतलब है जब 5 से 15 डिग्री के बीच में स्लोप एंगल होता है। इसके बाद स्टीप स्लोप कैटेगरी 15 से 30 डिग्री के बीच में, और वेरी स्टीप स्लोप कैटेगरी 30 डिग्री से अगर ऊपर है तो इसको वेरी स्टीप स्लोप हम कहेंगे। ओके, तो ये बात आपको इसमें से ध्यान रखनी है, और इनका ये जो मेथड है ये याद रखिएगा, 10 का मान इसमें ज्ञात किया जाता है। और ये मेथड अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ से अगर कोई भी सवाल आता है पीछे तो आप कर लेंगे इन सभी से। अब आते हैं रिलेटिव रिलीफ। ठीक है, रिलेटिव रिलीफ क्या होता है? रिलेटिव रिलीफ को हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एवरेज अवेलेबल रिलीफ भी कह सकते हैं, लोकल रिलीफ भी कह सकते हैं। इसे हम डिफाइन करते हैं डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट इन यूनिट एरिया। मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बीच का जो एरिया है, इस यूनिट एरिया को हम कहते हैं रिलेटिव रिलीफ, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बीच का क्षेत्र। अब ये जो एरिया है ये पर स्क्वायर मीटर हो सकता है, ये रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, ये ग्रिड स्क्वायर में हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। रिलेटिव रिलीफ एक इंपॉर्टेंट मॉर्फोमेट्रिकल वेरिएबल होता है जिसकी मदद से हम फॉर द ओवरऑल असेसमेंट कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में इतना एरिया है, तो इससे हमें पता लग सकता है कि कितना डिसेक्शन हुआ है, कितना इसका इरोजन हुआ है, तो स्टेज के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, कितना इरोजन अभी होना बाकी है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एंगल क्या है इसका ये पता कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ओवरऑल असेसमेंट करता है किसी भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसके टेरेन का, डिग्री ऑफ डिसेक्शन का। WS ब्लॉक के द्वारा 1932 में यूज किया गया इसके लिए एम्पलीट्यूड ऑफ रिलीफ शब्द। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिलीफ शब्द इस्तेमाल किया गया ना, तो वो WS ब्लॉक के द्वारा 32 में इस्तेमाल किया गया था। ये इसको डिफाइन करते हैं एज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फेयरली फ्लैट अपलैंड डाउन टू द इनिशियल ग्रेड ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि वर्टिकल जो डिस्टेंस है सबसे लोअर और ऊपर के जो पार्ट है इनके बीच का डिस्टेंस को ही ये रिलेटिव रिलीफ कहते हैं। ऐसे ही MA मेल्टन ने 57 में इसको डिफाइन किया, कैसे करके? इसको कैलकुलेट करते हैं, रिलीफ suggested to calculate relative relief by dividing the difference of height between highest and lowest point। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इन द बेसिन विद बेसिन पेरीमीटर। पेरीमीटर भी पहले आपको मैंने बताया, दस द रिलेटिव रिलीफ हमें इससे प्राप्त हो सकता है, हम इसको जानकारी पता लगा सकते हैं। ऐसे ही JC मैक्सवेल के द्वारा 1960 में इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। ये बताते हैं कि ये इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिव रिलीफ एज द कोशेंट ऑफ मैक्सिमम रिलीफ एंड द बेसिन पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब रिलेटिव रिलीफ, मैक्सिमम रिलीफ डिवाइडेड बाय बेसिन पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब जो टोटल एरिया है। बट ये जो दो स्कीम है ओनली गिव अ सिंगल वैल्यू ऑफ रिलेटिव रिलीफ फॉर द एंटायर बेसिन। इसकी वजह से इसे आइसोप्लेथ मैप पर कैन नॉट बी प्रिपेयर विद द रिजल्ट स्पेशल जो वेरिएशन है रिलेटिव रिलीफ का विद इन द बेसिन कैन नॉट बी विजुअलाइज। इसी वजह से ग्रिड मेथड बिकम द मोस्ट सुटेबल एंड कन्वीनियंट। इन्हीं सभी कुछ कमियों की वजह से जो ग्रिड मेथड है वही सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी कंटूर मैप को सबसे पहले ग्रिड स्क्वायर एरिया में, ग्रिड वाले पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ग्रिड में आपने डिवाइड किया होगा। फिर इसके बाद रिलेटिव रिलीफ काउंट किया जाता है, रिलेटिव रिलीफ उसका कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको नहीं करना है, उतना नहीं आएगा एग्जाम में जितना यहाँ पर मैंने लिखा है, ये मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला एग्जाम में। ठीक है, तो आज हमने 4 टॉपिक कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन बता सकते हैं। ठीक, अब इससे आगे रेशियो, रिलीफ रेशियो, डिसक्सेशन इंडेक्स, प्रोफाइल ऑफ द टेरेन, ये सब हम करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, जो कि कल आएगा। कल हम
इस मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस को कंप्लीट कर चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो अपने जो विचार हैं वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने फीडबैक देकर के जाइएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।